तो मूवी की शुरुआत होती है 1980 से, जहां अमेरिका में अभी अभी $11 मिलियन की चोरी हुई है। इसलिए जेम्स नाम का डिटेक्टिव एक कैदी से पूछ रहा था कि बताओ वो सारा पैसा कहाँ है। लेकिन भाई ये चोरी हुई कैसे, आओ फ्लैशबैक में देखते हैं। जहां एडी नाम का नशेड़ी एक बार से निकल रहा था। अब बार से निकला है तो दारू पीकर निकला होगा। अरे नहीं जी, उसने तो बार के मालिक पर अपनी भड़ास निकालकर ये नौकरी छोड़ी थी, जिसके चलते मालिक के 2 चेले एडी को खुराक देने आ गए। लेकिन तभी वहां एडी का दोस्त क्रिस पहुंचा, जो बिना पिटे उसे यहां से अपने साथ ले जाने लगा। तभी बीच रास्ते में उन्होंने थोड़ी हरियाली देखी और फिर क्रिस अपनी मॉम के लिए ऐसी कारीगरी वाला पुतला लेके पहुंचा। इस कारीगरी को घर छोड़कर वो एक ग्रीक क्लब में गया, जिसका मालिक स्पाइरो बहुत ऐट में टैट रहता था। असल में क्रिस यहाँ अपने डैड टॉम को लेने आया था, जो कि इस क्लब में साफ सफाई का काम करते थे। लेकिन तभी वहाँ स्पाइरो आ गया, जो टॉम से ज़्यादा ही बदतमीजी करते हुए पेश आया। तभी क्रिस स्पाइरो से भिड़ने लगा, जिस बीच टॉम ने उनकी सलाह करा दी। रात को ये अपने घर पहुंचे, जहां टॉम क्रिस को समझाने लगा कि बेटा ज़्यादा गर्मी अच्छी बात नहीं होती। तभी क्रिस की बहन उसके लिए एक लेटर ले आई, जिसमें बहुत क्लियरली लिखा था कि क्रिस का एसपीडी ऑफिसर में सिलेक्शन रिजेक्ट हो गया है। ये पढ़कर क्रिस को अलग ही टेंशन होने लगी, क्योंकि उसे एक ऑफिसर ही बनना था। इसलिए वो अगली सुबह एडी से मिलने पहुंचा, जहां ये 2 मुस्टंडे माइक और जिमी बैठे थे। तब क्रिस एडी से बोला कि मुझे कैसे भी करके कहीं पर जॉब दिलवा दो। एडी, जो कि खुद बेरोजगार था, लेकिन तब भी उसने क्रिस को एक एम्पायर नेटवर्क के बारे में बताया, जहां क्रिस आर्मर गार्ड की नौकरी लेने पहुंच गया। आर्मर गार्ड को सरल शब्दों में समझाऊं तो जो बैंक का पैसा सेफ्टी के साथ इधर से उधर करते हैं। गार्ड की नौकरी में क्रिस की दिहाड़ी काफी कम थी, लेकिन तब भी बेरोजगारी के चलते वो इस काम के लिए मान गया। अब वो काम करने वैन में निकला, जहां उसका पार्टनर टोनी इतनी गर्मी में उसे और पका रहा था। अब पकते पकाते ये जब शाम को ऑफिस में पहुंचे, तब टोनी ने उसे वो कमरा दिखाया जहां सारा पैसा रखा जाता है। साथ ही उसने बताया कि लापरवाही के चलते इस कंपनी ने यहाँ इतना पैसा होने के बाद भी सिर्फ एक ही कैमरा लगवा रखा है, जिसकी रखवाली ये शेरू करता है। ये सारी जरूरी खबर सुना के टोनी यहाँ से चलता बना। क्रिस भी अपनी शिफ्ट करके वापस घर पहुंचा, जहां उसे पता चला कि उसके डैड को स्पाइरो ने काम से निकाल दिया, क्योंकि क्रिस ने उस दिन स्पाइरो की कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी थी। ये सुनकर क्रिस को काफी बुरा लगा। फिर भी अगले दिन ये उसी पकाऊ पार्टनर के साथ काम पर निकला, जहां की गाड़ी में कुछ चोरों ने ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट होते ही यहाँ थोड़ी हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें क्रिस तो बच गया, लेकिन टोनी वहीं मारा गया। अब हमेशा की तरह सारी घटना घटने के बाद यहाँ डिटेक्टिव्स पहुंचे, जिसमें जेम्स ने सीधे क्रिस से पूछताछ शुरू कर दी। वो कुछ ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे क्रिस पर शक हो, लेकिन क्रिस बोला कि अरे भाई, मेरे को यहाँ 2 दिन हुए हैं और मेरा पार्टनर मारा गया, इससे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। ये सुनकर जेम्स ने क्रिस को जाने दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि इसमें क्रिस का कोई हाथ पैर नहीं है। अगले दिन भी क्रिस काम पर निकला, लेकिन इस बार का पार्टनर उसे बिल्कुल नहीं पका रहा था। लेकिन जब क्रिस वापस ऑफिस में पहुंचा, तब मालिक ने उसे बताया कि तुम्हारे डिमोशन के चलते अब तुम नाइट शिफ्ट में ऑफिस के गार्ड की नौकरी करोगे। ये सुनकर क्रिस को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अभी वो चौकीदारी के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तभी रात को उसके हाथ एक लेटर आया, जिससे उसे पता चला कि असल में कंपनी ने टोनी को उसके इंश्योरेंस के लिए $50,000 देने का वादा किया था, लेकिन अब कंपनी घोटाला करते हुए टोनी की फैमिली को बस $5,000 ही दे रही है। ये पढ़कर उसे काफी बुरा लगा कि कैसे कोई कंपनी अपने ही एम्प्लॉय की फैमिली के बारे में कुछ नहीं सोच रही। यही बात अगली सुबह उसने एडी को बताई,
तब एडी भी गुस्से में बोला कि बताओ, हद है, वो बेचारी विधवा कैसे अपना गुजारा करेगी। अरे मेरा बस चलता तो मैं तो उसे खुद सहारा देने पहुंच जाता। यह सुनकर क्रिस को लगा कि शायद उसे टोनी की बीवी की कुछ मदद करनी चाहिए। इसलिए शाम को ही ड्यूटी के वक्त जब सारे एम्प्लॉय अपने घर चले गए, तभी उसने सीसीटीवी नजर से बचते हुए वाइपर के डंडे से एक पैसों से भरा बैग खींच लिया। अगली सुबह उसने सारा मामला एडी को बताया, जो कि पैसों को देखते ही बावली खेल गया। अब ये गेड़ियां मारते हुए टोनी के घर पहुंचे, जहां क्रिस ने टोनी की वाइफ को सपोर्ट करते हुए $50,000 दे दिए। इतना पुण्य का काम करके अब ये थोड़ा पाप करने एक क्लब में पहुंचे, जहां एडी क्रिस के पैसों पर फुल टशन दिखा रहा था। वो एक शैंपेन की बोतल लेकर वीआईपी एरिया में पहुंचा, जहां माइक एक कोलंबियन के साथ ड्रग डीलिंग कर रहा था। तभी एडी ने वहां पहुंचकर बड़ी बड़ी हाँकनी शुरू कर दी, जिसे सुनकर ये सारे इरिटेट होने लगे, क्योंकि सबको पता था कि एडी बस एक नल्ला बेरोजगार और छपरी लड़का है। एडी भी समझ रहा था कि इन लोगों ने मुझे कोई नल्ला बेरोजगार समझ लिया है, इसलिए उसने अगले दिन माइक से मिलकर उसे क्रिस के कांड के बारे में सब बता दिया, ताकि वो इनके आगे थोड़ा कूल लग सके। तभी वहाँ क्रिस पहुंचा, जो एडी को चमकाने लगा कि तुम्हारे पेट में कोई बात हजम नहीं हो सकती क्या। तब एडी बोला कि यार, हम पूरी जिंदगी ऐसे ही नल्ले रहेंगे क्या, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। अब उसकी ये बात क्रिस के दिमाग में घर कर गई। वो बैठे बैठे सोचने लगा कि आखिर क्या बड़ा किया जाए। तभी उसने एडी को फोन करके डिनर पर बुलाया, जहां बाय 1 गेट 2 फ्री की तरह माइक और जेमी भी पहुंच गए। क्रिस ने ऑलरेडी एक प्लान बना रखा था, जिसे सुनते ही जिम्मी ने तो पहले ही मना कर दिया कि मैं इस लफड़े में नहीं पड़ने वाला। उसके जाने के बाद क्रिस ने उन दोनों को समझाया कि कल तुम दोनों ऑफिस के बाहर आ जाना, लेकिन जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूं तब तक तुम ऑफिस में एंट्री नहीं करोगे। साथ ही उसने एडी को काम दिया कि तुम आज रात ऑफिस के बाहर वाला कैमरा तोड़ देना, जिसको एक कंपनी वाले जल्दी से ठीक भी नहीं कराने वाले। एडी ने क्रिस की आज्ञा अनुसार ऑफिस के बाहर का कैमरा तोड़ दिया। अब अगले दिन सारे एम्प्लॉयज के जाते ही जैसे ही क्रिस उन्हें फोन करने वाला था, तभी भूतों की तरह वह जेम्स पहुंच गया, जो बोला कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आज यहाँ एक चोरी होने वाली है। अब उन्होंने वहां छानबीन शुरू कर दी, जिस बीच मौका देखकर क्रिस ने माइक और एडी को पुलिस के बारे में बता दिया। तभी जेम्स को खबर लगी कि ऑफिस के बाहर 2 आदमी मास्क पहने खड़े हैं, जिनको पकड़ने ये सारे डिटेक्टिव भागने लगे। बाहर आकर इनके बीच थोड़ी फायरिंग हुई, जिसमें जेम्स ने एक आदमी को बिछा दिया। तभी क्रिस ने भी एक चोर से जेम्स की जान बचा ली, लेकिन क्रिस ने गोली किसे मारी, एडी या फिर माइक को? अरे किसी को नहीं यार, क्योंकि माइक और एडी तो यहाँ जिमी का गेम बजाने पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें लगा कि पुलिस को जिमी ने खबर दी होगी और ये मरने वाले इंसान दूसरे चोर थे, जो कि उसी दिन ऑफिस में चोरी करने पहुंचे थे। अगली सुबह क्रिस अखबारों में छप गया कि हाँ, इसने ही डिटेक्टिव जेम्स की जान बचाई है। तभी उससे मिलने एडी पहुंचा, जो बोला कि जो काम कल नहीं हो पाया वो हम आज करेंगे। तभी क्रिस बोला, अरे मेरे झंडू दोस्त, अब कंपनी ने वहाँ कैमरा लगा दिए हैं, जिसके चलते ये काम और मुश्किल हो गया है। लेकिन एडी ने उसकी एक नहीं सुनी। इसलिए उसी रात जब क्रिस अपनी ड्यूटी बजा रहा था, तभी उसे कुछ आवाज आई, और ये और कोई नहीं बल्कि एडी ही था, जो छत तोड़कर अंदर घुस गया। उसे देखते ही क्रिस का मत्था गर्म हो गया और उसने एडी पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और हाँ, एडी का सच में ही दिमाग खराब था। तभी क्रिस को कंपनी से ये पूछने के लिए फोन आया कि वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्रिस ने गड़बड़ होते हुए भी मना कर दी। अब एडी ने बच्चों की तरह जिद करके क्रिस से वो ताले खुलवा लिए, जिस बीच उसने कैश रूम के शेरू को भी मार दिया। तब क्रिस बोला कि यहाँ एक कैमरा भी है, जिसको एडी ने 2 मिनट में तोड़ दिया। क्रिस फिर बोला कि आखिर कल मैं सबको क्या जवाब दूंगा। तभी एडी ने उसे भी तोड़ दिया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वहाँ सारे FBI एजेंट्स पहुंच चुके थे।
क्योंकि ऑफिस से 90% कैश मतलब $11 मिलियन चोरी हो चुके थे। तभी जेम्स ने क्रिस से पूछताछ की तो क्रिस बहुत अटपटे जवाब देने लगा, जिसे सुनकर जेम्स को उस पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि कभी क्रिस कह रहा था कि मैं फ़ोन पर था तब हमला हुआ, कभी कहता कि मैं घूम रहा था तब हमला हुआ। यही बात जेम्स को काफ़ी अजीब लगी। तब भी अपना बयान देकर क्रिस घर पहुंच गया। यहाँ बाकी डिटेक्टिव्स का शक दूसरे क्राइम लॉर्ड पर जाने लगा, क्योंकि उन्हें क्रिस को देखकर लग रहा था कि ये छोटा आदमी क्या ही गुंडाई करेगा। तभी शाम को एडी ने क्रिस को 11 में से $3 मिलियन दे दिए, जिन्हें क्रिस ने ले तो लिया, क्योंकि पैसे को तो कौन ही मना करता है। लेकिन वो एडी से काफी गुस्सा हुआ। उनकी इस हसीन मुलाकात को खुद जेम्स भी देख रहा था। यहाँ से एडी माइक के पास पहुंचा, जहाँ माइक ने उसे अपने खाली दिमाग से एक सलाह दी कि हम इन पैसों से ड्रग्स खरीदकर धीरे धीरे बेच देंगे, जिसके चलते किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। यहाँ से माइक अपने बॉस स्पाइरो के पास पहुंचा, जहाँ स्पाइरो उससे जिमी के बारे में पूछने लगा। तब माइक बोला कि वो शायद कहीं और काम करने लगा है। यहाँ जेम्स ने जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो वो समझ गया कि चोर को किसी ने बताया था कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ जरूर 2 चोर होंगे। इसी की पूछताछ करने उसने क्रिस को बुलाया, जहाँ उसने क्रिस को माइकल और एडी की फोटो दिखाकर पूछा कि क्या तुम इन्हें जानते हो। क्रिस थोड़ा घबराते हुए बोला कि इन्हें मैं जानता तो हूँ, लेकिन बहुत समय से मेरी इनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। जबकि सुबह जेम्स ने खुद क्रिस और एडी को मिलते देखा था। या माइक और एडी अपने $8 मिलियन से ड्रग्स खरीदने एक कोलंबियन के पास पहुंचे। दूसरी तरफ स्पाइरो का एक आदमी क्रिस को उसके क्लब में ले आया, जहां स्पाइरो ने क्रिस को धमकी दी कि अगर तुम अपनी और अपने घर वालों की जान बचाना चाहते हो तो वो सारे पैसे मुझे दे दो। लेकिन क्रिस बोला कौन से पैसे। तभी स्पाइरो ने अंदर से जिमी को बुलाया, जो कि माइक की गोली खाने के बाद भी बच गया, और उसने स्पाइरो को क्रिस के प्लान के बारे में सब बता दिया था। दूसरी तरफ उस कोलंबियन गैंगस्टर ने एडी और माइक से वो $8 मिलियन तो ले लिए, लेकिन उन्हें ड्रग्स के नाम पर उल्टा अपने डर का नशा करा दिया, जिस बीच कोलंबियन ने माइक पर गोली चला दी। ये देखकर माइक ने भी वहां खूब ठाई शुरू कर दी। डर के मारे एडी भी अपनी फटी हुई जीन्स के साथ यहाँ से भाग निकला। यहाँ से निकलकर एडी क्रिस को फोन करने लगा, लेकिन तभी वहाँ जेम्स ने पहुंचकर उसे पीछे से धप्पा कर दिया। यहाँ क्रिस को स्पाइरो के आदमियों ने गाड़ी से फेंक दिया कि कल तक वो सारे पैसे हमें लाकर दे देना। अब वो बेचारा चलते चलते अपने घर पहुंचा, जहाँ पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसने अपनी बहन से कहा कि घर में रखी उस नायाब कलाकारी का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि उसी में मैंने सारे पैसे रखे हैं। तभी वहां भागते भागते एडी पहुंचा, जो क्रिस से बोला कि पुलिस को मुझ पर शक हो गया है, साथ ही मेरे सारे पैसे डूब गए, इसलिए अब तुम मुझे अपने हिस्से में से थोड़े पैसे दे दो। ये कहते हुए उसने क्रिस पर गन पॉइंट कर ली, लेकिन तभी वहां टॉम ने पहुंचकर एडी को टैडी बना दिया। फायरिंग की आवाज से वहां पुलिस भी पहुंच गई, जिन्होंने एडी, टॉम और क्रिस तीनों को अरेस्ट कर लिया। अब मूवी के एंड में दिखाया गया कि 1991 में असली के एडी और क्रिस को छोड़ दिया गया था, लेकिन पुलिस उन चुराए हुए पैसों को नायाब कलाकारी से ढूंढ नहीं पाई थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं अपना दम तोड़ती है। अब मेरी स्टोरी टेलिंग में मजा आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। साथ ही ये रहा आज का शॉर्ट आउट। अब कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।